सेट्स में आज हम शुरू कर रहे हैं नया टॉपिक, कॉम्प्लीमेंट ऑफ अ सेट। सेट का कॉम्प्लीमेंट क्या होता है ये जानने के लिए हम सेट को एज ए यूनिवर्सल सेट का सबसेट हमने पढ़ा था, वहीं से शुरू करेंगे। हमने क्या पढ़ा था कि एक हमारे पास कोई यूनिवर्सल सेट है, सपोज यू, और इसका एक सबसेट है ए। कोई भी एक यूनिवर्सल सेट है। यूनिवर्सल सेट क्या होता है कि हम एक पर्टिकुलर कलेक्शन, वेल डिफाइंड कलेक्शन की बात कर रहे हैं, उससे बाहर की बात नहीं कर रहे हैं। कई लोगों को क्या कंफ्यूजन रहता है कि यूनिवर्सल सेट के बाहर भी तो इतना सब है, ये क्या है? यूनिवर्सल सेट मींस एक पर्टिकुलर टाइम पे आप जिस सेट को कंसिडरेशन में ले रहे हो उसके सारे एलिमेंट यूनिवर्सल सेट में आते हैं। मींस अगर आप अपनी क्लास के सारे स्टूडेंट्स की बात कर रहे हो किसी पर्टिकुलर टाइम में, तो उस पर्टिकुलर टाइम पे यूनिवर्सल सेट के एलिमेंट होंगे आपकी क्लास के सारे स्टूडेंट। और फिर आप बोलो कि आपकी क्लास के मेल स्टूडेंट्स, तो वो आपकी क्लास के सारे स्टूडेंट्स यूनिवर्सल सेट हो गया, और आपकी क्लास के मेल स्टूडेंट्स उसके लिए सबसेट हो गया। तो ये चीज क्लियर रखनी जरूरी है कि यूनिवर्सल सेट के बाहर कुछ नहीं होता है। एक पर्टिकुलर टाइम में हम सिर्फ यूनिवर्सल सेट के अंदर की ही बात कर रहे हैं। ठीक है, तो दोबारा से देखते हैं। यूनिवर्सल सेट है, उसका कोई सबसेट है ए। अब कॉम्प्लीमेंट ऑफ ए कैसे डिफाइन है? कॉम्प्लीमेंट ऑफ ए इज डिफाइंड एज u माइनस ए। इसको हम लिखते हैं ए बार। डिफरेंस ऑफ सेट में हमने क्या पढ़ा था? a माइनस बी मीन्स ए के ऐसे एलिमेंट जो बी में ना हो। तो कॉम्प्लीमेंट ऑफ ए सेट इज डिफाइंड एज डिफरेंस ऑफ द सेट विद इट्स यूनिवर्सल सेट। मीन्स u के ऐसे एलिमेंट जो a में ना हो। अगर u में सारे एलिमेंट हैं, सपोज 1 2 4 7 9 10 और a के एलिमेंट हैं 3 5 6, तो देखिए u के एलिमेंट क्या हो गए? u के एलिमेंट हो गए 1 2 3 4 5 6 7 9 10, ये u के एलिमेंट है। और a के एलिमेंट क्या हो गए? 3 5 6 हो गए। तो u माइनस a यानी कि a बार, a का कॉम्प्लीमेंट, उसके एलिमेंट क्या होंगे? 1 2 4 7 10 9, यही एलिमेंट होंगे। यानी इन अदर वर्ड्स मैं बोल सकता हूं कि a बार ये है। a से बाहर जो भी यूनिवर्सल सेट बचा एक्सक्लूडिंग a, दिस इज a बार। इतनी बात क्लियर हो गई तो मैं इसको मैथमेटिकल फॉर्म में कैसे लिख सकता हूं? a बार is equals to x such that x belongs to u, कोई भी एलिमेंट u में हो, and x does not belong to a। तो मेरा सेट क्या बन जाएगा? a बार बन जाएगा। मींस कोई एलिमेंट यूनिवर्सल सेट में तो है बट a में नहीं है, तो दिस इज नोन एज a बार, कॉम्प्लीमेंट ऑफ ए सेट। अब अगर मैं बोलूं कि भाई a तो u का सबसेट था, ये बात तो मुझे पता ही चल रही है ना कि a इज ए सबसेट ऑफ u। तो a बार u का सबसेट है कि नहीं है? a बार कॉम्प्लीमेंट ऑफ a u का सबसेट है कि नहीं है? बिल्कुल है, क्योंकि a बार के सारे एलिमेंट u में तो है ही है ना। तो a बार इज ए सबसेट ऑफ u। अब हम पढ़ते हैं कॉम्प्लीमेंट लॉज। कॉम्प्लीमेंट लॉज में अगर मैं आपसे बोलूं कि भाई a बार यूनियन a क्या होगा? a बार यूनियन a क्या होगा? यूनियन हमने क्या पढ़ा था कि a और b का यूनियन, a के सारे एलिमेंट और b के भी सारे एलिमेंट, जो कॉमन एलिमेंट है उनको एक ही बार लिखना है। मींस ये वाले भी सारे एलिमेंट और ये जो बचे हैं ये वाले भी सारे एलिमेंट, अल्टीमेटली क्या हो जाएगा? 1 2 3 4 5 6 7 9 10, सारे ही एलिमेंट। और ये सारे एलिमेंट कौन सा सेट बना रहे हैं? u। तो a बार यूनियन a बार विल बी इक्वल टू u। ये आपका फर्स्ट लॉ हो गया कॉम्प्लीमेंट लॉ का, कि भाई किसी भी सेट का उसके कॉम्प्लीमेंट के साथ अगर आप यूनियन कर दोगे तो यूनिवर्सल सेट आ जाएगा। यूनियन की बात हो गई, इंटरसेक्शन की बात करते हैं। a बार इंटरसेक्शन a क्या आना चाहिए? इंटरसेक्शन में हमने क्या पढ़ा था? दोनों सेट में कॉमन एलिमेंट्स।
ए बार और ए में कुछ कॉमन आएगा क्या? यहां से देखो कुछ भी कॉमन नहीं है। या लॉजिकली सोचो कि ए बार क्या होता है, वो एलिमेंट जो ए में ना हो, ठीक है ना। तो ए बार और ए के बीच में कुछ भी कॉमन नहीं आएगा। जब कॉमन नहीं आएगा तो ये हो जाएगा 5। दैट मीन्स दोनों के बीच में कुछ भी कॉमन नहीं है। ए बार इंटरसेक्शन ए इज इक्वल्स टू 5 मीन्स ए बार एंड ए आर डिसजॉइंट सेट्स। यहां पे रिवाइज करते हुए चल रहे हैं, हमने क्या पढ़ा था कि ऐसे सेट जिनका की इंटरसेक्शन 5 हो, ऐसे सेट्स को डिसजॉइंट सेट्स बोलते हैं। दैट मीन्स अ सेट एंड इट्स कॉम्प्लीमेंट्स आर डिसजॉइंट सेट्स। थर्ड चीज देखो, अगर मैं बोलूं डबल कॉम्प्लीमेंट क्या आएगा? ए बार का भी कॉम्प्लीमेंट, ए के कॉम्प्लीमेंट का भी कॉम्प्लीमेंट क्या आएगा? देखो ए कॉम्प्लीमेंट क्या था? ऐसे एलिमेंट जो ए में ना हो, दैट इज ए बार। अब ए बार का कॉम्प्लीमेंट क्या आएगा? लॉजिक तो वही है, ऐसे एलिमेंट जो ए बार में ना हो। तो ऐसे कौन से एलिमेंट है जो ए बार में नहीं है? ऐसे वो एलिमेंट है जो ए में है। सिंपल है। तो ए का जब आपने 2 बार ले लिया तो वो अगेन ए आ जाएगा, ठीक है। अगर मैं कहूं 3 बार, आपने 3 बार लिया, ए बार का बार फिर बार, तो क्या आ जाएगा? ए बार आ जाएगा। दैट मीन्स इसको ऐसे याद रख लो कि अगर इवन नंबर ऑफ बार्स हैं तो सेट आएगा अपने आप में, और अगर ऑड नंबर्स ऑफ बार हैं तो कॉम्प्लीमेंट ऑफ सेट आएगा। ये तो क्लियर है। जैसे हम माइनस की पावर में करते हैं, अगर इवन पावर है तो प्लस आ जाएगा, अगर ऑड पावर है तो माइनस आ जाएगा। ऐसे ही इसको याद कर लो, अगर ऑड नंबर ऑफ बार्स लगे हुए हैं तो ए कॉम्प्लीमेंट आएगा, अगर इवन नंबर ऑफ बार्स लगे हुए हैं तो ए अपने आप में आ जाएगा। अब अगर मैं आपसे कहूं, अभी तक नहीं कहा है, यूनिवर्सल सेट का बार क्या होगा? कॉम्प्लीमेंट ऑफ यूनिवर्सल सेट। यू के ऐसे एलिमेंट, देखो हमने शुरू में ही डिस्कस किया था कि यूनिवर्सल सेट एक पर्टिकुलर टाइम पे जिस कलेक्शन की हम बात कर रहे हैं वो यूनिवर्सल सेट है। मींस इसके बाहर आप ये नहीं कह सकते कि यू का बार मींस ये सारा ब्लैक बोर्ड। नो, हमारा एरिया इतने में ही कन्फाइंड है, इतनी की ही बात कर रहे हैं। जब मैं बात कर रहा हूं आपकी क्लास के सारे स्टूडेंट्स, तो मैं आपकी क्लास के सारे स्टूडेंट की ही बात कर रहा हूं। अब मैं बोलूं कि भाई आपकी क्लास के सारे स्टूडेंट्स का बार कॉम्प्लीमेंट ऑफ आपकी क्लास के सारे स्टूडेंट्स मींस ऐसे स्टूडेंट जो आपकी क्लास में नहीं है, विद यूनिवर्सल सेट बीइंग कि आपकी क्लास के स्टूडेंट। इस बात को ध्यान से समझना है। आप ये बोलोगे मेरी क्लास के सारे स्टूडेंट का बार मींस मेरे स्कूल के अदर स्टूडेंट, वो आप उस केस में बोलोगे जब यूनिवर्सल सेट डिफाइन कर रहा है आपके स्कूल के सारे स्टूडेंट्स को। इस केस में यूनिवर्सल सेट बोल रहा है कि आपकी क्लास के सारे स्टूडेंट। अब मैं बोलूंगा आपकी क्लास के सारे स्टूडेंट्स का बार मींस आपके क्लास का कोई भी स्टूडेंट नहीं। आपकी क्लास का कोई भी स्टूडेंट नहीं मींस एम्प्टी सेट। तो यू बार विल बी 5। यू बार विल बी एम्प्टी सेट। यूनिवर्सल सेट का अगर आप कॉम्प्लीमेंट लेते हो तो कोई भी एलिमेंट उस सेट में आएगा नहीं, तो इसलिए उसको 5 बोलेंगे, ठीक है। और इसका इनवर्स भी ट्रू है। अगर मैं बोलूं 5 बार तो वो यूनिवर्सल सेट आ जाएगा। एम्प्टी सेट का कॉम्प्लीमेंट विल बी यूनिवर्सल सेट। एम्प्टी सेट मींस कुछ भी एलिमेंट नहीं, और यू मींस एम्प्टी सेट का बार मींस सारे एलिमेंट। ऐसा कौन सा सेट है जिसमें सारे एलिमेंट आते हैं? ऐसा एक ही सेट है, यूनिवर्सल सेट, किसी भी पर्टिकुलर बात के लिए। तो 5 बार विल बी यू। अब देखिए एग्जांपल देखते हैं। एग्जांपल 20 सिंपल एग्जांपल है। लेट u इज इक्वल्स टू 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 एंड a इज इक्वल्स टू 1 3 5 7 9। फाइंड a बार। हमने क्या पढ़ा था? a बार इज इक्वल्स टू u माइनस a मींस u के ऐसे एलिमेंट जो a में ना हो, ऐसे एलिमेंट ढूंढ लो जो a में नहीं है। देखो 1 है, 2 नहीं है, 3 है, 4 नहीं है, 5 है, 6 नहीं है, 7 है, 8 9 भी है, 10। तो ये आपका a बार आ गया, ठीक है। अच्छा, इसमें कुछ चीज जो हम पीछे देख कर आए हैं, a यूनियन a बार क्या आ जाएगा? आंसर तो ये आ गया, लेकिन कॉन्सेप्ट क्लियर करने के हिसाब से मैं इसी एग्जांपल में आपको समझा रहा हूं। a यूनियन a बार देखो क्या आएगा। a ये है और a बार ये है, तो यूनियन मतलब दोनों के एलिमेंट्स, सारे एलिमेंट। देखो क्या आएगा, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। a यूनियन a बार मींस सारे एलिमेंट। तो इसका क्या मतलब हो गया? ये अल्टीमेटली क्या आ गया?
U यूनिवर्सल सेट, तो A यूनियन A बार हमारा क्या आ गया, U आ गया। अच्छा A इंटरसेक्शन A बार भी देख लो, देखो दोनों में कुछ कॉमन आ रहा है क्या, दोनों में कुछ भी कॉमन नहीं आ रहा है। तो हमने क्या पढ़ा था कि भाई A इंटरसेक्शन A बार इज 5, ये भी हमारा प्रूव हो गया यहाँ पे। एक और चीज देखो, A बार का बार, A बार का बार मीन्स U माइनस A बार, A बार के ऐसे एलिमेंट जो U में ना हो, ये ना तुम्हारा A बार, ढूंढो A बार के ऐसे एलिमेंट जो U में नहीं है, 1 3 5 7 9 which in turn is A। तीनों चीजें जो हम पीछे पढ़ कर आए हैं यहाँ पर प्रूव हो रही हैं कि भाई A यूनियन A बार इज इक्वल्स टू U होता है, A इंटरसेक्शन A बार इज 5 एंड A बार का बार A बार का एक और बार लोगे तो क्या आ जाएगा, U माइनस A अगेन, फिर से वो A बार। तो हमने क्या पढ़ा था कि अगर इवन पावर से बार की तो सेट आएगा, अगर ऑड पावर से तो कॉम्प्लीमेंट ऑफ सेट आएगा। नेक्स्ट एग्जांपल पर चलते हैं, बिल्कुल सिंपल है, ये भी हमने बेसिक जब पढ़ रहे थे डिस्कस कर ही लिया था। Let U be the universal set of all the students of class 11 of a co-educational school and A be the set of all girls। भाई U क्या है इस केस में, 11th क्लास के सारे स्टूडेंट्स, गर्ल्स बॉयज, और A क्या है, सेट ऑफ ऑल गर्ल्स। तो A बार क्या होगा, A बार विल बी सेट ऑफ ऑल बॉयज। सेट ऑफ ऑल बॉयज ऑफ क्लास 11, ठीक है ना। U माइनस A मीन्स क्लास 11 की सारी गर्ल्स को माइनस करके क्लास 11 में क्या बचा, क्लास 11 के सारे बॉयज, तो A बार विल बी सेट ऑफ ऑल बॉयज ऑफ क्लास 11, एज सिंपल एज दैट। एग्जांपल नंबर 22, U दिया हुआ है और दो सेट्स दिए हुए हैं A एंड B, बोल रहा है A बार B बार, A बार इंटरसेक्शन B बार और A यूनियन B फाइंड करो एंड हेंस शो दैट A यूनियन B बार is equals to A बार इंटरसेक्शन B बार। वन बाय वन फाइंड करते हैं। A बार क्या होगा, सिंपल है, U माइनस A, U के वो एलिमेंट जो A में ना हो। देखो 1 नहीं है, 2 है, 3 भी है, बाकी कुछ नहीं है, 1 4 5 6, ये आपका A बार हो गया, एक आंसर ये आ गया। B बार, U के वो एलिमेंट जो B में ना हो, B में क्या है 3 4 5, तो 3 4 5 छोड़ के बाकी सारे लिख दो, क्या आएगा 1 2 6, ये आ जाएगा। अच्छा तीसरी चीज क्या बोल रहा है, A बार इंटरसेक्शन B बार फाइंड कर लो। A बार इंटरसेक्शन B बार क्या होगा, A बार और B बार में जो कॉमन है, क्या कॉमन है, 1 और 6 कॉमन आ रहा है केवल। अब क्या निकालना है नेक्स्ट, A यूनियन B निकालना है। A यूनियन B क्या आएगा, A और B के सारे एलिमेंट्स 2 3, 3 B में भी है, छोड़ दो, 4 5, ठीक है जी। जो हमें फाइंड करने के लिए कहा था वो हमने फाइंड कर लिया। अब हमसे बोल रहा है हेंस शो दैट A यूनियन B बार इज इक्वल्स टू A बार इंटरसेक्शन B बार। तो LHS क्या है, लेफ्ट हैंड साइड, A यूनियन B बार क्या होगा, ये A यूनियन B जो आपने निकाला है उसका बार मींस U के ऐसे एलिमेंट जो A यूनियन B में ना हो, यही मतलब हुआ A यूनियन B बार का, ठीक है। तो U के ऐसे एलिमेंट जो A में ना हो मींस यहां पे अगर मैं लिखना चाहूं तो U माइनस A यूनियन B। यही मैं बेसिक में पढ़ के आया हूं कि किसी भी सेट के कॉम्प्लीमेंट का मतलब U माइनस उस सेट के एलिमेंट। तो यहां सेट क्या है, A यूनियन B, A यूनियन B का बार का मतलब U माइनस A यूनियन B, U माइनस A यूनियन B कर दो, 2 3 4 5, U में से 2 3 4 5 हटा दो तो क्या आएगा 1 एंड 6। अच्छा RHS क्या है, राइट हैंड साइड क्या है, A बार इंटरसेक्शन B बार, ये हमने यहां फाइंड आउट ही किया हुआ है 1 6। So we see that LHS is equals to RHS, hence 2। ये चीज हमने प्रूव कर दी जो हमें प्रूव करने के लिए कहा गया।
ये जो आइडेंटिटी यहां से निकलकर आई, ये और इसके साथ एक और रूल, दोनों बहुत इंपॉर्टेंट हैं, उनको हम डी मॉर्गन्स लॉ बोलते हैं। डी मॉर्गन्स लॉ वेरी इंपॉर्टेंट, आपके एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से, कंपटीशन पॉइंट ऑफ व्यू से, प्रॉब्लम सॉल्विंग पॉइंट ऑफ व्यू से, हर तरह से इंपॉर्टेंट है। देखिए डी मॉर्गन के दो लॉ हैं, यूनियन और इंटरसेक्शन एंड कॉम्प्लीमेंट पर बेस्ड है। पहला लॉ ये बोलता है कि अगर कोई दो सेट हैं ए एंड बी, तो उनके यूनियन का कॉम्प्लीमेंट, कोई दो सेट हैं ए एंड बी, उनके यूनियन का कॉम्प्लीमेंट उन सेट्स के कॉम्प्लीमेंट के इंटरसेक्शन के इक्वल होगा। मींस ए यूनियन बी का कॉम्प्लीमेंट इज इक्वल्स टू ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी का कॉम्प्लीमेंट। ठीक है, और सेकंड लॉ इसका रिवर्स है, वो क्या बोलता है कि भाई ए इंटरसेक्शन बी का कॉम्प्लीमेंट वो होगा ए कॉम्प्लीमेंट यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट। याद कैसे रखना है, ए यूनियन बी का कॉम्प्लीमेंट है तो ब्रैकेट खोल दो, दोनों सेट को कॉम्प्लीमेंट बना दो और यूनियन को इंटरसेक्शन कर दो, और अगर इंटरसेक्शन है तो ब्रैकेट खोल दो, दोनों सेट पे कॉम्प्लीमेंट लगा दो और इंटरसेक्शन को यूनियन बना दो। ठीक है, मींस दोनों केसेस में ब्रैकेट खुल जाएगा, इंडिविजुअल कॉम्प्लीमेंट हो जाएगा, और यूनियन है तो इंटरसेक्शन हो जाएगा, इंटरसेक्शन है तो यूनियन हो जाएगा। ये डी मॉर्गन्स लॉ है, बहुत इंपॉर्टेंट है सेट थ्योरी में। इनका हम प्रूफ भी देखेंगे, एनसीईआरटी में दिया नहीं हुआ है, लेकिन इनका प्रूफ भी देखेंगे वन बाय वन। फर्स्ट लॉ का प्रूफ देखते हैं, ए यूनियन बी का बार इज इक्वल्स टू ए बार इंटरसेक्शन बी बार। तो यहां पे देखिए एलएचएस क्या है, लेफ्ट हैंड साइड, दिस इज ए यूनियन बी बार। लेट एक्स इज एन आर्बिट्रेरी एलिमेंट, x इज एन आर्बिट्रेरी एलिमेंट, कोई भी एक एलिमेंट मान लिया x, और मैंने मान लिया कि भाई x बिलोंग्स टू ए यूनियन बी बार। ठीक है, मैंने ये मान लिया कि x ए यूनियन बी बार को बिलोंग करता है। तो अगर ये ए यूनियन बी बार को बिलोंग कर रहा होगा तो ये ए यूनियन बी को बिलोंग नहीं करेगा। सिंपल सी बात है, ए यूनियन बी बार में जो एलिमेंट है वो ए यूनियन बी में नहीं होंगे। जो मैंने पढ़ा है वही मैं यहां लिख रहा हूं कि अगर x ए यूनियन बी बार में होगा तो x ए यूनियन बी में नहीं होगा। ठीक है, अच्छा ए यूनियन बी को भी खोल लो, दिस इंप्लाइज दैट x डज नॉट बिलोंग टू ए। हम क्या कहते थे यूनियन में कि x, अगर x ए यूनियन बी को बिलोंग करता है तो x बिलोंग्स टू ए और x बिलोंग्स टू बी, या तो a में हो या b में हो तो यूनियन में आ जाएगा। लेकिन इस केस में जब बिलोंग नहीं कर रहा है तो हम क्या कहेंगे कि x a में भी नहीं है और एंड x b में भी नहीं है। ये वर्ड याद रखने का है यहाँ पे, दिस इज इंपॉर्टेंट, दिस इज इंपॉर्टेंट। x a में भी नहीं है और x b में भी नहीं है। ठीक है, ऐसे नहीं कि ए यूनियन बी को ऐसे ही बोल दिया कि x a में नहीं है और x b में नहीं है, या x a में नहीं है या b में नहीं है। ठीक है, x a में नहीं है या b में नहीं है का मतलब एक में किसी एक में होगा, अगर किसी एक में होगा तो x a यूनियन b में आ जाएगा। तो ये स्टेप यहाँ पर इंपॉर्टेंट है, यहाँ पर एंड लिखना है, x डज नॉट बिलोंग टू a एंड x डज नॉट बिलोंग टू b, दोनों से किसी में नहीं है। ये क्या इंप्लाई करेगा, x a में नहीं है, इस बात का क्या मतलब हुआ कि x a बार में है। ये बात तो सच है ना भाई, अगर x a में नहीं है तो a बार में तो होगा ही होगा, एंड x b बार में भी होगा। जब x b में नहीं है तो x b बार में भी होगा। यही बात हो गई, x belongs to a and x does not belong to a and x does not belong to b means x belongs to a bar and x belongs to b bar। ठीक है जी, ये चीज क्या इंप्लाई करेगी, हमने इंटरसेक्शन में पढ़ा था कि दो सेट x बिलोंग्स टू a इंटरसेक्शन b कब, जब x a में भी हो और b में भी हो। यहाँ पे भी वही चीज बन के आ रही है, x बिलोंग्स टू a बार एंड x बिलोंग्स टू b बार, विच मीन्स x बिलोंग्स टू a बार इंटरसेक्शन b बार।
इतनी चीज क्लियर है? जो आपने कॉन्सेप्ट्स पढ़े हैं उन्हीं को लेकर चल रहा हूं मैं यहां से। एक बार दोबारा देखिए, x बिलोंग्स टू a यूनियन b बार मींस x डज नॉट बिलोंग टू a यूनियन b मींस x बिलोंग्स टू a एंड x डज नॉट बिलोंग्स टू a एंड x डज नॉट बिलोंग टू b मींस ना तो वो a में है ना b में है, which means x belongs to a and x belongs to a bar and x belongs to b bar, which in turn says x belongs to a bar intersection b bar। इतनी बात क्लियर है? अब देखो, इतना जब लिख लिया तो एक ये पॉइंट देखो और एक ये पॉइंट देखो। x a यूनियन b बार में भी है, x belongs to a यूनियन b बार, ये चीज मैंने मानी थी, और इससे निकल के क्या आया कि x belongs to a बार इंटरसेक्शन b बार। अगर कोई एलिमेंट a में भी है और कोई एलिमेंट b में भी है तो मैं क्या बोल सकता हूं कि a b का सबसेट है। तो मैं यहां पर क्या बोल सकता हूं कि a यूनियन b बार इज ए सबसेट ऑफ a बार इंटरसेक्शन b बार। अब देखो RHS देख लो, RHS क्या है? a बार इंटरसेक्शन b बार। यहां मान लो लेट y इज एन आर्बिट्रेरी एलिमेंट। यहां हमने माना था x इज एन आर्बिट्रेरी एलिमेंट, RHS में मान लो y इज एन आर्बिट्रेरी एलिमेंट एंड सच दैट y बिलोंग्स टू a बार इंटरसेक्शन b बार। y एक आर्बिट्रेरी एलिमेंट है जो कि a बार इंटरसेक्शन b बार में है। ये क्या शो करेगा कि y बिलोंग्स टू a बार एंड y बिलोंग्स टू b बार। भाई इंटरसेक्शन में कब आया होगा? जब a बार में भी रहा और b बार में भी रहा, तभी a बार इंटरसेक्शन b बार में y आया होगा। यही बात है। अब ये y बिलोंग्स टू a बार मतलब y डज नॉट बिलोंग टू a एंड y does not belong to b, sorry does not belong to b। यही बात हो गई। देखो अब y a में भी नहीं है, y b में भी नहीं है, इसका क्या मतलब होगा कि y does not belong to a union b। ठीक है, जब y a में भी नहीं है और y b में भी नहीं है मींस a यूनियन b में भी y नहीं आएगा। जब दोनों में से किसी में नहीं है तो यूनियन में भी नहीं आएगा उनके। क्लियर है? अब y जब a यूनियन b में नहीं है तो दिस इंप्लाइज दैट y बिलोंग्स टू a यूनियन b बार। भाई जब y a यूनियन b में नहीं है तो y a यूनियन b बार में होगा। ठीक है, अब एक बात ये आई मेरे पास और एक बात ये आई, y a इंटरसेक्शन b बार में है और y a यूनियन b बार में भी है मींस a बार इंटरसेक्शन b बार इज ए सबसेट ऑफ a यूनियन b बार। ठीक है जी, जब y a यूनियन b बार को बिलोंग कर रहा है और y a बार इंटरसेक्शन b बार को बिलोंग कर रहा है मींस a बार इंटरसेक्शन b बार will be a subset of a union b बार। अब बेसिक लेक्चर याद करो, हमने बात की थी if a is a subset of b and b is a subset of a। इस पर हमने एक एग्जांपल भी किया था। उसके बाद हमने इसको बोला था, बहुत इंपॉर्टेंट चीज है ये, कि a अगर b का सबसेट है और b अगर a का सबसेट है तो इस केस में क्या होगा, देन a is equals to b। ये चीज हम एस्टेब्लिश करके आ रहे हैं शुरू में जब हमने बेसिक पढ़ा था कि अगर दोनों सेट एक दूसरे के सबसेट हैं, वो ऐसा उसी केस में होगा जब दोनों सेट इक्वल है। तो भाई देखो LHS से क्या हो रहा है, a यूनियन b बार इज ए सबसेट ऑफ a बार इंटरसेक्शन b बार, और RHS से क्या हो रहा है, a बार इंटरसेक्शन b बार इज ए सबसेट ऑफ a यूनियन b का बार। मींस ये इसका सबसेट है, ये LHS से आया, और ये इसका सबसेट है, ये RHS से आया। तो अल्टीमेटली फ्रॉम LHS एंड RHS, फ्रॉम LHS and RHS and using this we can say that A union B bar
A union B bar is equals to A bar intersection B bar. Hence proved. सेकेंड लॉ प्रूव करते हैं. फर्स्ट हमने देख लिया था, सेकेंड को भी वैसे ही करना है. अगर आप एक बार खुद से ट्राई करना चाहते हैं तो बहुत अच्छी बात है, खुद से ट्राई कीजिए, सेम लॉजिक अप्लाई करते चले जाइए, प्रूव हो जाएगा. तो सबसे पहले क्या करेंगे, LHS ले लो. लेट X be an arbitrary element and X belongs to A intersection B bar. ठीक है, वैसे स्टेप करेंगे. यहां पर A intersection B bar है. This implies X does not belong to A intersection B. ठीक है, X A intersection B में नहीं रहा होगा. मीन्स X या तो A में नहीं होगा या B में नहीं रहा होगा. ये चीज इंपॉर्टेंट है. फर्स्ट में हमने क्या ध्यान दिया था, एंड आ गया था. यहां पे क्या आ गया, और. मींस X या तो A में नहीं रहा होगा या B में नहीं रहा होगा. हम ये नहीं कह सकते कि X दोनों में नहीं रहा होगा. ठीक है ना, दोनों में नहीं रहा होगा तो वो फिर A इंटरसेक्शन B बार में नहीं आएगा. दोनों में से किसी में तो रहा ही होगा. तो या तो A में नहीं रहा होगा या B में नहीं रहा होगा, इसीलिए दोनों में कॉमन नहीं आया और A इंटरसेक्शन B में नहीं आया. दिस सेज कि X A बार में रहा होगा और X B बार में रहा होगा. यानी अगर X A में नहीं रहा होगा और X B में नहीं रहा होगा तो X या तो A बार में रहा होगा या B बार में रहा होगा. इससे एक बात निकल के आ रही है, which means X A बार यूनियन B बार में रहा होगा. भाई देखो, जब X या तो A बार में है या X B बार में है, तो अगर A बार यूनियन B बार लूंगा तो सारे एलिमेंट आएंगे ना, तो X A बार यूनियन B बार में तो आ ही जाएगा. तो अब यहां से देख लो, हमने क्या देखा था कि X बिलोंग्स टू A इंटरसेक्शन B बार, और यहां पर क्या आ रहा है, X बिलोंग्स टू A बार यूनियन B बार. तो आई कैन से A इंटरसेक्शन B बार is a subset of A बार यूनियन B बार. यही बात निकल के सामने आ गई यहां से कि भाई X इसका भी एलिमेंट है और इसका भी एलिमेंट है, तो ये इसका सबसेट रहा होगा, तभी ऐसा हुआ होगा. प्रॉपर सबसेट भी कह सकते हो, इक्वल भी रहा होगा, हो सकता है, बट वो भी हमें प्रूव करना है. अभी हम प्रूव नहीं कर पाए. RHS देखो, लेट Y be an arbitrary element and Y belongs to A बार यूनियन B बार. ठीक है, Y कोई एलिमेंट है जो कि A बार यूनियन B बार में बिलोंग कर रहा है. दैट मीन्स Y या तो A बार में रहा होगा या B बार में रहा होगा, तभी दोनों के यूनियन में है. कुछ नहीं है, सिर्फ इसका रिवर्स करना है. इसमें जो आपने प्रूव किया ना उसको रिवर्स करना है. अगर ध्यान से देखो तो यहां से उल्टा चल रहा है. Y या तो A बार में रहा होगा या Y B बार में रहा होगा, which implies Y या तो A में नहीं रहा होगा या Y B में नहीं रहा होगा. ये बात है भाई, Y अगर A बार में रहा होगा या B बार में रहा होगा, मींस या तो A में नहीं रहा होगा या B में नहीं रहा होगा. और जब ये इसमें नहीं रहा होगा तो दिस इंप्लाइज कि Y A इंटरसेक्शन B में भी नहीं रहा होगा. जब Y दोनों में से एक में भी नहीं है, एक में नहीं है, तो Y इनके इंटरसेक्शन में भी नहीं आएगा. और जब इनके इंटरसेक्शन में नहीं आएगा तो दिस मींस कि सॉरी Y डज नॉट बिलोंग टू. जब Y या तो A में नहीं है या B में नहीं है, विच मींस Y A इंटरसेक्शन B में भी नहीं आएगा, क्योंकि उसमें कॉमन एलिमेंट्स आते हैं. तो यहां से क्या निकल के आया कि Y बिलोंग्स टू A इंटरसेक्शन B बार. ठीक है, यही बात निकल के आई. अब एक चीज मेरी ये थी कि Y बिलोंग टू A यूनियन B बार, और एक चीज आई A इंटरसेक्शन B बार. तो यहां से क्या निकल के आया, A बार यूनियन B बार इज ए सबसेट ऑफ A इंटरसेक्शन B बार. यहां पर A इसका सबसेट था, यहां पर A इसका सबसेट था. फ्रॉम LHS एंड RHS we see that A intersection B bar is equals to A bar union B
P बार। ये आपका डी मॉर्गन्स का सेकंड लॉ भी प्रूव हो गया। सिंपल है, एक बार सीधा ऑपरेट करना है, इधर पे उल्टा ऑपरेट करना है, दोनों साइड को LHS और RHS को एक दूसरे का सबसेट दिखा देना है, आपका प्रूव हो जाएगा डी मॉर्गन्स लॉ। इंपॉर्टेंट है, इसको याद रखना है। यहां तक ये हमारा बेसिक्स खत्म हो गया एक्सरसाइज 1.5 के लिए। एक्सरसाइज 1.5 स्टार्ट करते हैं।